हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपकी पीवाईक्यू नंबर सीरीज़ 8 है। तो हम डिस्कस कर रहे थे एचपीपीएससी पीजीटी कमीशन का जो आपका पेपर नंबर 2 है, बीएड पोर्शन 20 मार्क्स का, उससे रिलेटेड हम टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ नंबर 8 है, जिसके अंदर कि हम इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस से हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसकी हम बात करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है? द एवरेज इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ अ पर्सन इज। किसी व्यक्ति का औसतन बुद्धि भागफल कितना होता है? तो अगर हम बात करें इंटेलिजेंस क्वेश्चन की, तो ये क्या होता है? एक तरह का स्टैंडर्ड मेजर होता है किसी भी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंसी को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये किस पर बेस्ड होता है? ये साइकोलॉजिकल टेस्ट के बेसिस पर होता है। ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति का जो है इंटेलिजेंस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 100 to 120, सेकंड है 140 अबव, थर्ड है आपका 90 to 100, फोर्थ है 70 से बिलो। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका आंसर 3। ठीक है, 90 to 100। तो 90 to 100 ही हमारे क्या आ जाते हैं, एवरेज इंटेलिजेंस आते हैं। इसके बारे में मैंने आपको एक फ्लो चार्ट भी करवाया था जहाँ पर हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी। तो जब हमने एवरेज की बात की थी तो एवरेज में हमने 90 से 109 लिए थे, और जो अबव एवरेज थे उसमें 110 से 119 तक के बच्चे लिए थे। तो मैक्सिमम सबकी ही जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है वो इसके आसपास ही लाई करता है। अगर हम 140 अबव की बात करें तो इसमें हमारे जीनियस या सुपीरियर बच्चे आ जाते हैं। अगर हम 70 से बिलो की बात करें तो इसमें सारे हमारे जो भी डल या हमारे जितने भी डल बच्चे हो गए या बॉर्डर लाइन के बच्चे आ गए, वो सारे हमारे 70 से नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईक्यू में बी डिफाइंड एज। आईक्यू को कैसे परिभाषित किया जाता है? फर्स्ट है आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, सेकेंड है आपका क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज और 100, थर्ड है आपका मेंटल एज अपॉन 100 इंटू क्रोनोलॉजिकल एज, फोर्थ है आपका मेंटल एज इंटू क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन 100। तो जब हमने आईक्यू की बात की थी तो आईक्यू का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज और 100। तो इसमें हम क्या करते हैं, एम का मतलब हमारा होता है यहाँ पर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये क्या होता है, ये होता है आईक्यू का फॉर्मूला, या इसको क्या कहते हैं, एमए का मतलब होता है यहाँ पर मेंटल एज की, बच्चे की जो है दिमागी एज कितनी है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एक हमारी वास्तविक आयु। ठीक है, ये होता है हमारा क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब क्या हो गया कि इस टाइम पे वास्तविक आयु हमारी क्या है। तो इसी से ही क्या निकालते हैं, हम किसी की भी इंटेलिजेंस को निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ आईक्यू की, तो कंसेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया था? कंसेप्ट ऑफ आईक्यू दिया था विलियम स्टर्न ने। किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने। तो ये कंसेप्ट इन्होंने कब दिया था? 1912 में, 1912 में। ठीक है, और जो फाइनल फार्मूला दिया था, ये फाइनल जो फार्मूला इसका दिया था वो 1916 में दिया था टर्मैन ने। ठीक है, किसने? टर्मैन ने। ये 2-3 क्वेश्चन है जो आपके यहाँ से डायरेक्ट बन जाते हैं, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कंसेप्ट किसने दिया है एंड फाइनल फार्मूला किसने दिया है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी दैट देयर आर डैश डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। अब हार्वर्ड गार्डनर ने एक इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, तो उनके अनुसार जो बुद्धि है वो कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 है 8, ऑप्शन 4 है 20। तो इनके अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की थी? तो इनका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8। तो इन्होंने 8 तरह की बुद्धि की बात की थी। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। इसके बारे में भी मैंने आपको वैसे तो डिटेल में वीडियोस बनाई है, बट फिर भी अगर आपको और पढ़ना है इसमें कि कौन कौन सी वो 8 बुद्धिज़ की इन्होंने बात की थी, तो वो कौन कौन सी बुद्धि थी, जब हम उसकी बात करते हैं तो वो हमारी मोस्टली आ जाती थी लिंग्विस्टिक, यानी कि हमारा भाषाई, और एक आ जाती है हमारी लिंग्विस्टिक जिसको कि हम भाषाई बोलते हैं। फिर सेकंड हमारी आ जाती है उसके बाद लॉजिकल यानी कि तार्किक या मैथमेटिकल यानी कि गणितीय जिसको हम बोलते हैं। फिर था हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब होता था हमारा शारीरिक गति। ठीक है, शारीरिक, शरीर से रिलेटेड, जैसे कि सिंगर हो गए, डांसर हो गए, वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को अच्छे से मैनेज करके और दिशा देना उनको आती है उनको। ठीक है, फिर नेक्स्ट उन्होंने बात की थी म्यूज़िक की।
म्यूज़िक में क्या था, म्यूज़िक में कि जैसे कंपोज़र होते हैं, सिंगर होते हैं, वो सारे हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। फिर इन्होंने बात की थी एक इंटरपर्सनल की, ठीक है। इंटरपर्सनल का मतलब होता है जो दूसरों को समझने की क्षमता जिसके अंदर होती है। और एक इन्होंने बात की थी इंट्रापर्सनल की, ठीक है, इंट्रापर्सनल जो कि खुद को जानने से रिलेटेड थी। एक बात की थी इन्होंने सेप्टियल नॉलेज की, सेप्टियल यानी कि स्थानिक, स्थान के बारे में, जिसको तस्वीरों से जो चीज़ों को समझता है, जैसे कोई पिक्चर होगी, स्कल्पचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया। और एक इन्होंने बात की थी नेचुरलिस्टिक की, यानी कि प्रकृतिवाद की, जो प्रकृति से चीज़ों को सीखता है, जैसे बॉटनिस्ट हो गए, है ना, जूलॉजिस्ट हो गए, फार्मर हो गए, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, नेचुरलिस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो कौन कौन सी 8 बोली थी, लिंग्विस्टिक, लॉजिक, बॉडली काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, सेप्चुअल एंड नेचुरलिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम, बुद्धि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो ये कहाँ से डेवलप हुई है, ये एक लैटिन वर्ड है ना। इंटेलिजेंस कहाँ से आया है, इंटेलिजेंस हमारा एक लैटिन वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहती है आपकी, इंटेलिजेंस। सेकंड है इंटेलिजेंटिया, थर्ड है बोथ 1 एंड 2, फोर्थ है नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर आ जाएगा बोथ 1 एंड 2। अगर हम बात करें इंटेलिजेंटिया और इंटेलिजेरिस की, तो इसका मतलब ही क्या होता है कि अंडरस्टैंड करना या समझना, किसी चीज़ के प्रति जब हम समझ रखते हैं या किसी चीज़ की जब हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसी को ही हम इंटेलिजर्स और इंटेलिजेंटिया कहते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस। तो ये क्या है, लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसेप्ट ऑफ आईक्यू इज गिवन बाय। तो जो कंसेप्ट आईक्यू है वो किसने दिया है। फर्स्ट है आपका लुइस टर्मन, सेकंड है आपका विलियम स्टर्न, थर्ड है आपका अल्फ्रेड बिने, फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। तो जब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ आईक्यू की, तो ये किसने दिया था, ये दिया था विलियम स्टर्न ने। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा विलियम स्टर्न। अगर हम बात करें विलियम स्टर्न की कुछ एक और, तो विलियम स्टर्न ने क्या किया था, कंसेप्ट ऑफ आईक्यू को कब दिया था, तो इन्होंने 1912 में ये कंसेप्ट दिया था। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर दिया था। अगर लुइस टर्मन की हम बात करें, लुइस टर्मन ने क्या किया था, इन्होंने फाइनल फार्मूला दिया था, ठीक है, फाइनल फार्मूला। किसका फार्मूला, आईक्यू का, है ना। इन्होंने कब दिया था, 1960 में। फिर आता है अल्फ्रेड बिने। तो अल्फ्रेड बिने को क्या, मेंटल एज का इन्होंने कंसेप्ट दिया था। तो अल्फ्रेड बिने का हम क्यों याद रखते हैं, तो अल्फ्रेड बिने ने क्या किया था, सबसे पहले तो इन्होंने एक मेंटल एज का इन्होंने कंसेप्ट दिया था, और साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था, तो सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था अल्फ्रेड बिने ने 1905 में, है ना। और इसको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी इनको कहा जाता है। इन्होंने 3 से 13 साल के बच्चों को लिया था, एक क्वेश्चनरी इन्होंने बनाई थी ना, 56 उसमें क्वेश्चंस लिए थे, टास्क लिए थे, उसको कंप्लीट करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ वेस्लर डेफिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंस। अब जब हम वेस्लर की बात करते हैं, वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये एक तरह का हमारा कौन सा टेस्ट है, ये है हमारा ग्रुप्ड टेस्ट है, ठीक है, ग्रुप्ड टेस्ट है। और इस मतलब कि ग्रुप पे टेस्ट लिया जाता है। और ये एक तरह का नॉन वर्बल टेस्ट है। नॉन वर्बल का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर क्या होगा, चीज़ों को देखकर सीखना है, इमेजेस हो गई, है ना, इस तरह की चीज़ों को देखकर जहाँ हम सीखते हैं। तो अगर हम इस टेस्ट की बात करें, तो ये टेस्ट किसने दिया था, वेस्लर ने ही दिया था। इन्होंने इस पर 3 चीज़ों की बात करी थी। सबसे पहले इन्होंने बात की थी WAIS, यानी कि वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। फिर इन्होंने बात की थी WISC की, जो कि क्या था, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। और फिर इन्होंने बात की थी WPPSI, वेस्लर प्री प्राइमरी स्कूल। तो ये किस पे बेस्ड था, अब आपसे ये पूछा गया है। फर्स्ट है आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक सॉरी, यहाँ पर आना था न्यूरोलिस्टिक, है ना, तांत्रिकवादी बुद्धि। सेकंड है आइकॉनिक मेमोरी, यानी प्रतिष्ठित स्मृति पर। थर्ड है एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता। फोर्थ है आपका सेप्टल एंड काइनेस्टिक। सेप्टल का मतलब होता है जैसे आर्किटेक्चर्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी
एक जो प्लेस है उसको देखकर ही पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह की जो है डिज़ाइनिंग हुई है। और काइनेस्टिक होगी, जैसे कि हमारे स्पोर्ट्समैन हो गए ना, डांसर हो गए, वो अपनी बॉडी का प्रॉपरली यूज़ करना जानते हैं कि कैसे हमने अपनी बॉडीज़ को बैलेंस करना है, ठीक है। तो जो इनकी थ्योरी थी या इनका जो टेस्ट था वो किस लिए था, वो था एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। हमने क्या बात की थी कि वेसलर का टेस्ट क्या था, ये था एक तरह का हमारा ग्रुप्ड टेस्ट था ना। और ग्रुप्ड में भी कैसा टेस्ट था, ये नॉन वर्बल ग्रुप्ड टेस्ट था, जहाँ पर कि क्या है, चीज़ों को देखकर ही सीखना है। तो ये किससे प्रभावित था, ये पर्यावरण के प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता जो है बच्चों के अंदर डेवलप करता है, ठीक है, वेसलर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज वन ऑफ अ गार्डनर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर प्रकार की बुद्धिमत्ता से संबंधित है। ऑप्शन 1 है आपका एग्जीक्यूटिव स्किल, सेकंड है एथिक्स, थर्ड है म्यूजिक, फोर्थ है आपका क्रिएटिविटी। तो गार्डनर के बारे में हमने पहले ही बात की थी कि उन्होंने किसकी बात की थी, उन्होंने 8 तरह की जो है लर्निंग है उसकी बात की थी ना, या इंटेलिजेंस की बात की थी। तो एग्जीक्यूटिव स्किल तो हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा कि उन्होंने कुछ एग्जीक्यूटिव स्किल की बात की। फिर हम बात करेंगे एथिक्स की, एथिक्स की भी उन्होंने कहीं पर बात नहीं की। फिर क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी की तो उन्होंने बात की ही नहीं, क्योंकि तो एक इंटेलिजेंस टेस्ट है। फिर है म्यूज़िक, तो हाँ, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका म्यूज़िक। तो उन्होंने म्यूज़िकल की बात की थी ना, जहाँ पर हम सिंगिंग कंपोज करते हैं, म्यूज़िक कंपोज करते हैं, जो सिंगर होते हैं ना, उसकी बात की थी। लिंग्विस्टिक की बात की थी, लॉजिक की बात की थी, बॉडली काइनेस्थेटिक की बात की थी, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, सिप्टल एंड द नेचुरलिस्ट की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय, ठीक है, 2 फैक्टर थ्योरी है ये ना, द्विखंडन। तो यहाँ पर से एक आपका मिस्टेक हो चुकी है, तो यहाँ पर आना था 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय, यानी कि द्विखंडन का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एडवर्ड स्पीरमैन, सेकंड है स्टेनबर्ग, थर्ड है यल थॉर्नडाइक, फोर्थ है आपका थर्स्टन। तो जब हम 2 फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं तो 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, स्पीरमैन ने दी थी। तो किसने दी थी, एडवर्ड स्पीरमैन। इन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात की थी, है ना। हमने ये पहले अच्छे से जब डिस्कस किया था तो हमने क्या बोला था, जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी की बात करते थे। जनरल एबिलिटी में इन्होंने क्या बोला था, एक तरह की सामान्य योग्यता होती है, ठीक है, जो जन्मजात से ही आदमी के अंदर होती है। और स्पेसिफिक एबिलिटी में हमने क्या बोला था कि एक तरह का जो है उसको हम एक्वायर कर सकते हैं ना, एक्वायर करके हम उसको सीख सकते हैं। और इन्होंने ये कहा था कि जो जनरल फैक्टर है वही क्या करेगा, सारे के सारे जितने भी हमारे एस फैक्टर है उनको प्रभावित करेगा। ये किसने कहा था, स्पीरमैन ने कहा था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर है स्टेनबर्ग। स्टेनबर्ग ने ट्रायआर्की थ्योरी दी थी, ठीक है, ट्रायआर्की थ्योरीज के बारे में इन्होंने बात की थी। फिर नेक्स्ट है आपका ईएल थॉर्नडाइक। ईएल थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात की थी और ग्रुप फैक्टर थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर की बात की थी। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर हम स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्की थ्योरी की बात करें तो इन्होंने क्या बात की थी, इन्होंने बात की थी एनालिटिकल इंटेलिजेंस की, क्रिएटिव इंटेलिजेंस की एंड ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की। तो ये इन्होंने बात की थी। अगर हम बात करें ईएल थॉर्नडाइक की, इन्होंने 3 फैक्टर थ्योरी कहते हैं इनकी थ्योरी को भी, ठीक है। इन्होंने भी 3 तरह की थ्योरी दी थी, कौन सी, सोशल इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस एंड अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है। इस तरह की इन्होंने बात की थी और इन्हीं की थ्योरी को ही मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता था। फिर हमने बात की थी थर्स्टन की। थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी। ग्रुप का मतलब है समूह कारक बुद्धि सिद्धांत, है ना, जिसके अंदर इन्होंने कुछ एक प्राइमरी एबिलिटी कही थी कि ऐसी थोड़ी बहुत प्राइमरी एबिलिटीज़ होती है जिसके बेसिस पर जो है इंसान की इंटेलिजेंस डिपेंड करती है, जैसे कि वर्बल एबिलिटी हो गई, परसेप्चुअल एबिलिटी हो गई, सेप्टल एबिलिटी हो गई, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, है ना। और इन्होंने मेंटल पावर, वर्ल्ड फ्लुएंसी एंड लॉजिकल पावर की बात की थी, जी, ठीक है, ये कुछ इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द पर्सन विद हाई आईक्यू वर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव बट क्रिएटिव आइडिया कुड कम फ्रॉम अ पर्सन हु डिड नॉट हैव ऑन अ वेरी हाई आईक्यू। तो ये किसने कहा था कि उच्च आईक्यू वाले व्यक्ति आवश्यक रूप से रचनात्मक नहीं होते, है ना। रचनात्मक विचार उस व्यक्ति से भी आ सकते हैं जिनका आईक्यू बहुत अधिक नहीं होता है ना। ये किसने कहा था, फर्स्ट है लुईस टर्मन, सेकंड है बिनेट, थर्ड है स्टेनबर्ग, फोर्थ है आपका नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 लुईस टर्मन। लुईस टर्मन की क्या थी, ये स्टेटमेंट थी।
नेक्स्ट है हु गिव द कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट अब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। तो ये थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। ऑप्शन 1 है यल थॉर्नडाइक, सेकंड है हार्वर्ड गार्डनर, थर्ड है टर्मन, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाता है यल थॉर्नडाइक। तो हमने इसमें ही बात की थी कि इन्होंने ही सोशल इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस एंड अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की बात की थी। और इसको 3 फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, बहु सिद्धांत या बहुकारक बहुखंडन सिद्धांत, है ना। और एनार्किक थ्योरी भी इसी की थ्योरी को माना जाता है। कौन सी थ्योरी? एनार्की, है ना, एनार्किक थ्योरी। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एबिलिटी होती है, कुछ सोशल एबिलिटी होती है, कुछ हमारी कंक्रीट इंटेलिजेंस होती है, कुछ हमारी अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है। तो इसकी इन्होंने बात की थी। अगर सोशल इंटेलिजेंस की बात करें तो इनका मानना था कि समाज में जो इजीली एडजस्ट कर सकता है ना, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए। फिर है कंक्रीट इंटेलिजेंस, जिसको कि मूर्त बुद्धि कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था, यहाँ पर क्या करते हैं, इफेक्टिवली कंट्रोल यूर बॉडी, है ना। अपनी बॉडी को अच्छे से हम रिलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे कि पजल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। फिर है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी कि अमूर्त बुद्धि। इसमें क्या होता है, वर्बल एंड सिंबल का हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे सिंबल होते हैं, जैसे मैथ्स में कुछ सिंबल हो गए, साइंस के कुछ सिंबल्स हो गए, तो हम उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनका इजीली हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो हम जो ये 3 तरह की इन्होंने एबिलिटी की बात की थी, इसको हम फाइंड आउट भी करते थे। तो किस बेस पे? एक लेवल के बेस पे, रेंज के बेस पे, एरिया और स्पीड के बेस पे। ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पहले भी करवाया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है इफ अ चाइल्ड हैज़ मेंटल एज ऑफ 5 ईयर एंड द क्रोनोलॉजिकल एज 4 ईयर, व्हाट विल बी द IQ ऑफ अ चाइल्ड। अब इसमें क्या कहा गया है, देखो अगर कोई बच्चा है ना, उसकी जो मानसिक आयु है वो 5 वर्ष है और उसकी जो वास्तविक आयु है वो 4 वर्ष की है, तो उसका IQ क्या होगा। इतना तो हम समझ गए हैं कि जो बच्चा है वो क्या होगा, वो किस तरह का बच्चा है, वो सुपीरियर टाइप का बच्चा है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, हमने फॉर्मूले की बात की थी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो देखो कैसे निकालोगे आप, मेंटल एज कितनी है, मेंटल एज है 5 साल, क्रोनोलॉजिकल एज है 4 साल और इंटू 100 हो। ओके, यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने ये तो कर दिया था 5/4 इंटू 100। तो ये कितना हो गया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 500/4। ठीक है, 4 से 1 कट हो गया, ये 2 एंड 5, तो 125 इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं और भी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है आपका हु सेड द कैपेसिटी टू डू वेल इन इंटेलिजेंस टेस्ट इज इंटेलिजेंस। अच्छा, ये किसने कहा था कि जो बुद्धि परीक्षण अच्छे से करने की क्षमता रखता है, अच्छा उसी को ही हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं ना। अगर बुद्धि परीक्षण में किसी ने कुछ अच्छे अच्छे मार्क्स ले लिए तो उसी के बेस पर हम क्या बोलेंगे, उसी की उस क्षमता को हम बुद्धि कहेंगे। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, ऑप्शन 1 है टर्मन, सेकंड है बिनेट, थर्ड है बोरिंग, फोर्थ है थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर है आपका बोरिंग। अगर हम टर्मन की बात करें तो टर्मन की हमने थोड़ी देर पहले ही स्टेटमेंट की बात की थी। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो पर्सन विद अ हाई IQ वर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव, क्रिएटिव आइडिया कुड कम फ्रॉम पर्सन हु डिड नॉट हैव अ वेरी हाई IQ। ठीक है। नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी आर इज एसोसिएटेड विद द इंटेलिजेंस। ये किसने कहा है, ठीक है। जो रीजनिंग एबिलिटी है वो एसोसिएट करती है किसके साथ, इंटेलिजेंस के साथ, यानी कि तर्क क्षमता डैश बुद्धि से संबंधित है। तो इसका ये किसने कहा था, थर्स्टन ने कहा था या स्पीयरमैन ने या थॉर्नडाइक ने या गिलफर्ड ने। तो हम इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा थर्स्टन। जो थर्स्टन की कौन सी थ्योरी थी, थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी थी। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था, जो थर्स्टन ने दी थी। उन्होंने बहुत तरह की प्राइमरी एबिलिटीज़ की बात की थी, उसमें ही एक रीजनिंग एबिलिटी थी। कौन कौन सी थी, हमारी वर्बल एबिलिटी थी, परसेप्चुअल एबिलिटी थी, सेप्चुअल एबिलिटी थी, न्यूमेरिकल एबिलिटी थी, मेंटल पावर थी एंड वर्ल्ड फ्लुएंसी थी, और रीजनिंग एबिलिटी थी। रीजनिंग एबिलिटी ही हमारी यहाँ पर पूछी गई है, जिसको हम तर्क शक्ति भी कहते हैं। ठीक है। स्पीयरमैन की हमने थोड़ी देर पहले जब बात की थी तो स्पीयरमैन ने कौन सी थ्योरी दी थी, स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी आपको दी थी। फिर है उसके बाद थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने आपको 3 फैक्टर थ्योरी या मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है, एंड गिलफर्ड। जब हम बात करते हैं गिलफर्ड की, तो गिलफर्ड ने 3 डायमेंशनल थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी दी है, 3 डायमेंशनल। ये थोड़ा अलग है, आप इसको अपनी नोटबुक में कहीं पर नोट कर लेना। 3 डायमेंशनल, है ना, 3 आयामी भी हम इसको बोल सकते हैं, 3 डायमेंशनल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रावण प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ। अच्छा जी, अब रावण जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है वो किस तरह का टेस्ट है? ऑप्शन 1 है ग्रुप वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट, ऑप्शन 2 है आपका ग्रुप नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट, ऑप्शन 3 है वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, फोर्थ है नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। तो ये है आपका नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल ग्रुप्ड टेस्ट। जब हमने बात की थी इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो हमने वहाँ पर बात की थी दो तरह के हमारे टेस्ट होते हैं, एक इंडिविजुअल टेस्ट और दूसरा ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल जो किसी एक के लिए बनता है और ग्रुप जो किसी बहुत सारे ग्रुप के लिए बनता है। फिर हमने इंडिविजुअल टेस्ट में बात की थी आपके वर्बल और नॉन वर्बल की, और ग्रुप में भी वैसे ही हमने वर्बल और नॉन वर्बल की बात की थी। जब हमने बात की थी सबसे पहले इंडिविजुअल टेस्ट की, इंडिविजुअल टेस्ट में हमने वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में हमने बिनेट सीमन टेस्ट की बात की है ना, स्टैमफर्ड बिनेट टेस्ट की बात की है। फिर नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में हमने किसकी बात की थी? मेरल पाल्मर टेस्ट की बात की थी, है ना। उसके बाद हमने पाइंटर पीटरसन की बात की थी, उसके बाद हमने मैनसोटा टेस्ट की बात की थी, है ना, भाटिया बैटरी टेस्ट हो गया हमारा। इस तरह के टेस्ट की हमने बात की थी। जब हम वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा एक आर्मी अल्फा टेस्ट आ जाता है, फिर टर्मन ग्रुप टेस्ट फॉर द मेंटल एबिलिटी आ जाता है, और नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की जब हमने बात की तो वहाँ पर हमने आर्मी बीटा टेस्ट, पहले हमने अल्फा टेस्ट की बात की, अब हम बीटा टेस्ट की बात कर रहे हैं। फिर हमने रावण प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स की बात की, फिर कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट की बात की थी, फिर शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट, और उसके साथ साथ ही हमने वेस्टर टेस्ट की बात की थी। तो ये आपके कुछ एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट थे। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ आपको जो थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है उसमें देखो, सबसे पहले आपकी बिने ने थ्योरी दी थी, सबसे पहले किसने दी थी? बिने ने। बिनेट ने कौन सी दी थी? यूनिफैक्टर। फिर आया स्परमैन, है ना, स्पेयरमैन ने दी थी आपकी टू फैक्टर थ्योरी। फिर आया आपका थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने आपकी दी थी मल्टीफैक्टर थ्योरी, है ना। फिर उसके बाद आए आपके कौन? थर्स्टन, ठीक है, थर्स्टन, थर्स्टन ने कौन सी थ्योरी दी थी? ग्रुप फैक्टर, है ना, ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी। फिर आया थॉमसन, एक थॉमसन आता है इसके बाद नाम, है ना, थॉमसन ने आपकी सैम्पलिंग थ्योरी दी थी। कौन सी? सैम्पलिंग थ्योरी। फिर आता है गिलफर्ड, गिलफर्ड ने स्ट्रक्चर इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअल मॉडल की बात की थी। उसके बाद आता है वर्मन, वर्मन वर्मन ने हायरार्की थ्योरी की बात की थी। फिर आता है गार्डनर, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी। और उसके बाद एक आता है आपका कैटल्स, इन्होंने इंटेलिजेंस थ्योरी की बात की थी। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो आपके इस इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेट करती है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।